हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी की डेली न्यूज़ एनालिसिस में। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। उसके वजह से कुछ वजह है, उसकी टेक्निकल एरर हो गया था। मैं पहले बना चुका हूँ एक बार इसको, पर ये बनी नहीं, ठीक है। पर हम अभी देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे क्वेश्चंस को, तो वो तो देखते ही हैं हमेशा। फिर है वन लाइनर न्यूज़, यहाँ पर 3 न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्री के एस्पेक्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है जल जीवन मिशन, तो इसमें कुछ भ्रष्टाचार वाली बातें हैं जो ज्वलंत मुद्दा है, इसको भी हम देखेंगे। फिर मानव वन्य जीव संघर्ष को भी देखेंगे। इसमें भालू के लगातार होने वाले मानसिक परिवर्तन में बात की गई है। फिर उत्तरायणी मेला देखेंगे। ये हमेशा 13 और 14 जनवरी को क्या बहाए थे हमने, रजिस्टर बहाए थे सरयू नदी में 1921 में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसमें एक मंदिर का जिक्र है, और वो मंदिर जो हम जब हमारे प्री में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं तो कुछ मंदिरों के बारे में भी पूछा जाता है, तो हम उन मंदिरों के बारे में देखेंगे आज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर एक 5वीं न्यूज़ है कि 2 नई प्रयोगशालाएँ बन रही हैं जो हमारी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो तैयार करते हैं वो प्रयोगशाला हैं। तो ये अपने एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है रॉकेट मिसाइल फोर्स, तो ये जो हमारे सीडीएस हैं उन्होंने ये बात कही है, तो ये हमारे पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ख़ासकर जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 25% टैरिफ, जो भी देश ईरान से व्यापार करते हैं उन पे अमेरिका क्या करेगा, 25% टैरिफ लगाएगा अगर वो उनके साथ व्यापार करता है तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारत जर्मनी बायलैटरल समझौते हम कल भी देख चुके थे, आज इसके बारे में आर्टिकल में आया तो आज भी फिर देख लेंगे। फिर ब्रिक्स की 2026 में मेज़बानी करेगा भारत, और अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ चुके होंगे आज, एक IBRD बचा होगा और वो भी हम आज पढ़ चुके होंगे, लेकिन ब्रिक्स थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे। करंट अफेयर में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये 2026 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैपी न्यूज़ में देखेंगे तुर्की है। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो संगठन है हमारे, हम सारे ही देख चुके हैं, बचाते हैं एक IBRD, तो आज इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोगों को, ये लोग क्या है, बधाई के पात्र है। एक मनोज जी, ये लगातार हर वीडियो पे क्या करते हैं, आंसर वगैरह प्रॉपर देते हैं, तो एक तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये भी है, थोड़ा इनका नाम मुझे प्रोनाउंशिएट करना नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या नाम है इनका, लेकिन ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आयुष कर्णपाल जी तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, ये हमेशा ही आंसर देते हैं, और मनीषा कर्णपाल जी ने भी यहाँ पर आंसर दिया है, और उन्होंने कल मेंस का आंसर भी मेरे को मेल किया था, ठीक है। तो उनका आंसर बड़ा ही अच्छा था, और भाई आपके बीच में अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लगा के ले लीजिए। अभी तो मेरे पास 2-3 ही आंसर आते हैं, सोचो, है ना, और वो आंसर बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। तो अब कंपटीशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत अच्छा होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करें, टेलीग्राम पे जाएं, इसको सर्च करें और इस पर क्या हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर कल मैंने एक 40 MCQ की एक क्या दी थी, PDF दी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लगाई होगी, उसमें आंसर भी थे। नहीं लगाई तो एक बार ज़रूर उसको देख लेना, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उद्देश्य उन सभी स्थानों को एक सर्किट के रूप में विकसित करना है जहां स्वामी विवेकानंद ने क्या करी थी, तपस्या या ध्यान लगाया था। तो ये इसका क्या है, सही आंसर है। इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में शीतकालीन फसलों और बागवानी विशेषकर सेब उत्पादन के प्रभावित होने का प्रमुख वैज्ञानिक कारण क्या है। तो पश्चिमी वृक्षों का अभाव, एक तो इसकी कमी है, दूसरा है चिलिंग आवर्स का पुराना होना। तो ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका डी का आंसर क्या है, सही है, ठीक है। फिर एक वन लाइनर न्यूज़ है। तो विराट कोहली 624 पारियों में 28,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज बने, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर खड़की सैन्य स्टेशन में आयोजित साझा शक्ति अभ्यास का उद्देश्य नागरिक और सैन्य एजेंसियों की संयुक्त सुरक्षा और आपात तैयारी करना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर भारत के भाषा AI इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए MIT का भाषणी डिवीज़न 13 जनवरी 2026 को भाषणी समुदाय कार्यक्रम आयोजित करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाषणी तो हमारा क्या है, AI फ्यूचर AI है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए ही, ठीक है। फिर उत्तराखंड न्यूज़ में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो जल जीवन मिशन के संदर्भ में है। तो कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट है, जैसे कि
नेशनल रिवर रिसर्च सेंटर, ठीक है, इसका उद्घाटन, इसने किस चीज़ का उद्घाटन किया है, तो WWI का, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो देहरादून में है, इसका उद्घाटन किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। दूसरा है डॉल्फिन रेस्क्यू वैन, इसको भी हरी झंडी दिखाई है। तो WWI देहरादून संस्थान द्वारा गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हाँ रेस्क्यू वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक पेड़ माँ का नाम अभियान, यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्या हुआ है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ आपके प्री के लिए। फिर इसको आप मेंस में कहाँ पर रिलेट करेंगे, तो GS पेपर 1 और 2 और GS पेपर 3 से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो जल जीवन मिशन और शासन, तो देखो इसमें क्या हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो अब क्या क्या गवर्नेंस के क्या क्या एस्पेक्ट खुल सकते हैं इसमें, हम इसको देखेंगे। तो मुद्दा क्या है कि मंत्री ने स्वीकार किया कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है और 4000 से ज़्यादा ठेकेदारों और अधिकारियों पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। तो अब अपने पेपर से आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक उदाहरण या केस स्टडी के जैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। और यह दिखाता है कि सरकार अब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कैसे मजबूत कर रही है। तो जब आप क्या करेंगे, पारदर्शी और जवाबदेहिता को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसमें एक और काम किया गया है कि फंडिंग रोकने का काम करा है, ठीक है। केंद्र ने कहा है कि गड़बड़ी मिलने पर राज्यों की फंडिंग रोकी गई है। यह सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आने वाली चुनौतियों के क्या है, उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड विशेष और पर्यावरण में क्या इंपॉर्टेंट था, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें भी आए थे, जैसे गंगा संरक्षण और नमामि गंगे, ठीक है। तो देहरादून में नेशनल रिवर रिसर्च सेंटर का खुलना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। क्यों बड़ी उपलब्धि है, तो यह केंद्र गंगा और उसकी सहायक नदियों की इकोलॉजी और एक्वेटिक लाइफ पर रिसर्च करेगा और डॉल्फिन संरक्षण का भी काम करेगा। गंगा डॉल्फिन भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। उत्तराखंड में गंगा के कुछ हिस्सों में डॉल्फिन पाई जाती है, उनके लिए क्या कंजर्वेशन और रेस्क्यू के लिए वैन चलाना, ये बायोडाइवर्सिटी के सरकार की बायोडाइवर्सिटी पर गंभीरता को दिखाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब भी इसमें सरकार के एस्पेक्ट्स आते हैं, किसके लिए, इकोलॉजी हो गया, चाहे एक्वेटिक लाइफ हो गया, या उनके कंजर्वेशन, रेस्क्यू या बायोडाइवर्सिटी, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल क्या करने पड़ते हैं, कोड करने पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जल जीवन मिशन का महत्व क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में हर घर नल एक परियोजना थी, ठीक है, कि हर घर में क्या एक नल का जल पहुंचाना था। तो इसमें क्या बताया गया कि उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ चुनौतियां, कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ स्रोत सूखने की समस्या है। जल जीवन मिशन सिर्फ पाइप बिछाने का काम नहीं है, बल्कि यह जल स्रोतों का के संरक्षण का भी है। मंत्री का बयान है क्या, और भ्रष्टाचार वालों की तरफ है कि इसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड एक MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और उसका आंसर दे दो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, आंसर दे दो। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मानव वन्यजीव संघर्ष, तो इसमें बताई गया है कि भालू के बारे में, तो भालू भूख से नहीं भय से हमला कर रहे हैं। प्राकृतिक आवास का ह्रास, तो जंगलों में मानवीय दखल और सड़कों के निर्माण और बस्तियों का विस्तार होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो मानवीय बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। कौन, भालू। भोजन की कमी, उनमें भालुओं के प्राकृतिक भोजन जैसे फल हो गया, कंदमूल की कमी हो रही है, जिससे वे बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अचानक आमना सामना, भालू आमतौर पर शर्मीले होते हैं, लेकिन अचानक इंसान के सामने आने पर वे घबराकर डिफेंसिव अटैक या हमला करते हैं। देखो इसमें बताया गया है कि ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं कि भालू क्या करे, इंसान का मांस खाने की कोई भी पुष्टि नहीं मिली है, ठीक है। वैसे भालू ओमनिवोरस होता है, मतलब वो क्या करता है, घास पत्तियों को तो खाता ही है, साथ साथ में मांस को खाता है। लेकिन जैसे क्या हो जाते हैं, बाघ और गुलदार क्या हो जाते हैं, आदमखोर हो जाते हैं, ठीक है, और शिकार के लिए हमला करते हैं। लेकिन भालू इंसान का मांस नहीं खाता, उसका हमला केवल डराने या खुद को बचाने के लिए होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ओमनिवोरस होता है। भालू घास पत्तियों के साथ मांस भी खाते हैं, लेकिन इंसानी मांस खाने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक डेटा भी है कि पिछले साल उत्तराखंड में भालुओं के हमले की 100 से ज़्यादा घटनाएं हुई, जिसमें से कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है, तो 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी है, ठीक है। तो कुछ प्रीलिम्स फैक्ट हैं, जैसे हिमालयन काला भालू, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यूरेसस थाईबेटेनस, ठीक है। मतलब थोड़ा इसको प्रोनाउंशिएट करने में दिक्कत तो है मुझे, तो आप इसको खुद से पढ़ लो।
यह उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। IUCN स्टेटस क्या है इसका, वनरेबल है। स्लोथ बियर यह निचले क्षेत्रों में, ये तराई भागों में क्या होता है, पाया जाता है। मेंस में अगर आप इसको केस स्टडी के तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यह कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको केस स्टडी में, कैसे भालुओं के हमले अब केवल भोजन की तलाश में नहीं बल्कि स्पेस के संघर्ष और मानवीय दबाव के कारण हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका सोल्यूशन भी बताया गया था इसी आर्टिकल में कि वनों में फलदार वृक्ष लगाना ताकि भालू बाहर ना आए, मतलब जंगल से बाहर ना आए। ठीक है, जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़कों पर एनिमल कॉरिडोर बनाना, तो ये भी एक अच्छा है, दोनों अच्छे एग्जाम्पल है। तीसरा है जन जागरूकता बढ़ाना, कि लोगों को बताया जाए कि जंगलों में अकेला ना जाए, जब भी जंगलों में वो जाएँ तो थोड़ा हल्ला वल्ला करके जाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, कल वो मनीषा कर्णपाल जी ने आंसर किया था, एक और ने किया था आंसर। तो मैं आज उम्मीद करूंगा कि कम से कम 2-3 आंसर तो आज मेरे पास आए। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम में मैंने एक यूज़र नेम दिया है अपना, ठीक है, आपको सीधे ही उसी पे सेंड करना है, वो सीधे आंसर मेरे पास आ जाएंगे, तो फिर मैं देख लूँगा उनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी न्यूज़ है उत्तरायणी मेला। ठीक, तो इसमें कुछ ऐतिहासिक महत्व भी, जैसे कुली बेगार आंदोलन 1921 में हुआ था। उत्तरायणी मेले का सीधा संबंध कुली बेगार प्रथा के अंत से है। तथ्य क्या है कि 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पर बद्रीदत्त पांडे, हर गोविंद पंत, चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में हजारों लोगों ने कुली बेगार न देने की शपथ ली थी और रजिस्टर नदी में बहा दिए थे। तो रक्तहीन क्रांति भी, देखो रक्तहीन क्रांति किसे बोलते हैं, जहाँ पर क्या नहीं होता, मारधाड़ नहीं होती है, रक्त नहीं बहता। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे ना किसकी, ब्रिटेन की क्रांति, तो उसे भी कहते हैं रक्तहीन क्रांति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे इसको, मतलब जब, ठीक है, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स के बाद आमतौर पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कला और संस्कृति से कैसे रिलेट करेंगे, तो जैसे परंपरा क्या है, घुघुतिया बनाना। ठीक है, तो त्यौहार क्या है, मकर संक्रांति और कुमाऊं में उत्तरायणीय घुघुती त्यौहार कहा जाता है इसे। इसमें आटे और गुड़ के घुघते बनाए जाते हैं और कौवों को खिलाए जाते हैं, यह लोक परंपरा का एक हिस्सा है। नृत्य और गीत, छोलिया दल और कलश यात्रा का जिक्र है इसमें। और उत्तरायणी मेले में झोड़ा, चांचरी, भगनौल जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। निशान क्या है इसमें, संस्कृति के प्रतीक निशान की बात की गई है, जो कुमाऊं की धार्मिक यात्राओं जैसे नंदराज जात यात्रा या देव यात्रा में सबसे आगे चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही आते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भूगोल और स्थान, तो जैसे बागेश्वर में हमें पता है कि सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, इसे उत्तर का काशी भी कहते हैं। बाबा बागनाथ मंदिर, यह भगवान शिव को समर्पित है, नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कौन सा, बाबा बागनाथ मंदिर। और जैसे रणकोची, देखो ये पहली बार मैं इस मंदिर को पढ़ रहा हूँ, ये हमारे परीक्षा वाणी वगैरह में भी नहीं है। तो रणकोची जैसा मंदिर है, ये कहाँ पर है, चंपावत में। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ विकासात्मक योजना भी हैं, तो ये योजना जैसे सूरजकुंड से मंडलसेरा बाईपास पुल का निर्माण हो, मंडलसेरा से कुंती नाले का निर्माण, सूरजकुंड क्षेत्र में घाट का निर्माण, कीवी उत्पादन, जिले में कीवी उत्पादन बढ़ रहा है और इसे क्लस्टर के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। यह उत्तराखंड की कृषि नीति का हिस्सा है। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सीएम धामी ने मंदिरों के विकास को सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहा है। यह मानस खंड मंदिर माला मिशन का एक हिस्सा माना जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो निर्माण है ये आगे भी न्यूज़ में रहेंगे, तो तब हम इसको क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन इनकी भी बात कही है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसको आप मेंस में कहाँ से, और जैसे कीवर्ड्स है, जैसे ये मेंस के जो कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, इसको जब आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, इनरिच हो जाएंगे। जैसे सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है, तो मेले में स्थानीय लोग स्टॉल लगाकर आर्थिकी सुदृढ़ करते हैं, मतलब वोकल फॉर लोकल वाली अवधारणा इसमें क्या होती है, आती है। फिर आत्मनिर्भर जिला, तो मेलों और पर्यटन के माध्यम से जिलों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करने की बात कही गई है। और एकीकृत प्रयास क्या है, आस्था, संस्कृति, संवाद और विकास का यहाँ पर क्या होता है, समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर नई प्रयोगशालाएं, जैसे फॉरेंसिक के लिए पहले क्या होता था कि 2 ही प्रयोगशालाएं थी हमारे पास, एक देहरादून में थी, एक रुद्रपुर में थी, लेकिन अब 2 नई प्रयोगशालाएं बनने जा रही है, कहाँ पर, श्रीनगर और अल्मोड़ा में। ठीक है, और जो पहले लाई डिटेक्टर होता था ना, जिसमें हम क्या नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट कहते थे, तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में।
और अब पहले 2 जगहों में कहाँ पर थी ये फॉरेंसिक लैब, तो एक देहरादून एक रुद्रपुर में थी। इसमें एक डेटा भी आया था लंबित मामलों के संदर्भ में। तो संसाधन के अभाव में राज्य के कितने प्रतिशत फॉरेंसिक केस लंबित हैं, तो देखो मतलब हमारे पास संसाधन ही नहीं थे, इस वजह से 40% केस तो लंबित ही थे। और इसमें क्या होता है कि कई बार सबूतों के मिटने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से कन्विक्शन रेट भी हाई नहीं होता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में आप इसको कहाँ पर जीएस पेपर 2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से, पुलिस आधुनिकीकरण एवं कानूनी व्यवस्था, आत्मनिर्भरता। अभी तक उत्तराखंड पुलिस को लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट के लिए दूसरे राज्यों जैसे गुजरात, दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ता था। देहरादून में यह सुविधा होने से समय और संसाधनों में भी बचत होगी। फिर वैज्ञानिक जांच भी है, 3rd डिग्री या पुराने तरीकों की जगह अब वैज्ञानिक तरीकों पर जोर दिया जा रहा है। यह मानवाधिकारों के संरक्षण और न्याय प्रणाली में सुधार का हिस्सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, तो न्यू क्रिमिनल लॉ है जो हमारा BNSS में 7 साल से अधिक की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप कर रहे हैं। तो चुनौती और समाधान क्या है, इस अनिवार्य नियम, देखो ये जो BNS जो कानून लागू हुआ उस वजह से क्या हुआ कि इस अनिवार्य नियम को लागू करने के लिए राज्य को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जरूरी है। श्रीनगर और अल्मोड़ा में लैब खोलना इसी दिशा में उठाए गए कदम है। तो भौगोलिक संतुलन क्या होगा इसमें कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कठिन है। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों या गढ़वाल के दूरदराज इलाकों में सबूत देहरादून या रुद्रपुर लाने में समय लगता था, जिससे सबूत खराब होने का खतरा रहता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जब 2 नए बन जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा कि थोड़ा लोड कम हो जाएगा या थोड़ा आसानी से वो क्या करेंगे वहाँ पर पहुँच पाएंगे। फिर न्याय में देरी, तो 40% केस पेंडिंग है। फॉरेंसिक रिपोर्ट न मिलने से चार्जशीट दाखिल करने में देरी होती है और अपराधी को जमानत मिल जाती है। लैब नेटवर्क बढ़ने से कन्विक्शन रेट में भी क्या आएगा, सुधार होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ इसमें 8 प्रकार की जांचों की बात करी गई है फॉरेंसिक जांचों की, जैसे सीरोलॉजी, तो ये रक्त और तरल से पदार्थ से संबंधित। बायोलॉजी तो आपको पता है, प्रलेख डॉक्यूमेंट्स, जाली हस्ताक्षर, तो जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे हस्ताक्षर होते थे ना, तो एक इसमें भी प्रलेख है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर फायर आर्म्स जैसे बंदूक हो गया या बैलिस्टिक्स हो गया। फिर भौतिकी, विष और रसायन, डिजिटल जांच और लाई डिटेक्टर या नार्को, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से हमारी नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारी न्यूज़ यहाँ से शुरू होती है। रॉकेट मिसाइल फोर्स, तो जो हमारे सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने कहा है कि भारत को अब एक समर्पित रॉकेट और मिसाइल फोर्स की ज़रूरत है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो चीन के पास से पहले से ही क्या है, PLARF है, PLA रॉकेट फोर्स है। आधुनिक युद्ध नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो अब आधुनिक युद्ध है वो अब आमने सामने से नहीं बल्कि दूर से ही मिसाइलें क्या होती हैं, एक दूसरे में फेंकी जाती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ जैसे हमने क्या करा है कि पिनाका की हमने रेंज बढ़ा दी है, 120 किलोमीटर कर दी है, और पहले हमारे बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र भी था इसमें, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ना एक नई चीज़ का क्या हुआ है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का यहाँ पर जिक्र हुआ है, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी रिफॉर्म से रिलेटेड है। IBG के गठन को मंजूरी, और IBG पता है किस कमेटी की देन है, तो वो ये है सेकातकर समिति। तो सेकातकर समिति ने ये रिफॉर्म दिए थे। कौन से रिफॉर्म दिए थे, तो IBG का गठन करने की मंजूरी दी थी, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि IBG सेना की वो छोटी और आत्मनिर्भर इकाइयाँ होती हैं जो युद्ध की स्थिति में बहुत तेज़ी से काम करती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि पुरानी बड़ी फॉर्मेशन की जगह लेंगी ये वाली, ठीक है, IBG, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो IBG आपके एग्जाम में आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट तो है। फिर साक्सकम घाटी, तो साक्सकम घाटी क्या है, जो पाकिस्तान ने क्या दे दी है, चाइना को दे दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेना प्रमुख ने साक्सकम घाटी पर चीन के दबाव को खारिज किया है। इतिहास क्या है, यह क्षेत्र POK का हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ड्रोन घुसपैठ और हाइब्रिड वॉरफेयर, तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की सप्लाई, तो अभी आपने भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर हमको क्या दिखाई दी है, ड्रोन दिखाई दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें चुनौतियाँ क्या, तो एक तो एसिमेट्री वॉरफेयर है ना, ये उसका एग्जाम्पल है। दूसरा है राज्य और गैर जो स्टेट होते हैं उनके बीच में ये कैसा तालमेल बैठाते हैं ये, ठीक है, घुसपैठिए ड्रोन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। समाधान क्या है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना या रडार सर्विलांस करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारत बांग्लादेश के संबंध में भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो ये सब चीज़ें हैं।
ये आपके पास MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। 25% टैरिफ, तो जो अमेरिका ने क्या कर दिया है, उन देशों पे 25% टैरिफ लगा देगा जो क्या करेंगे, ईरान के साथ व्यापार करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर ईरान और भारत का व्यापार क्या है, तो भारत क्या करता है, क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करता है, जैसे बासमती चावल हो गए, चाय हो गई, चीनी, दवाइयाँ, फल, तो ये भारत क्या करता है, उन्हें देता है। लेता क्या है, तो जैसे खजूर हो गए, सूखे मेवे हो गए और पेट्रोकेमिकल से जैसे उत्पाद हो गए, ये लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम उत्तराखंड के एस्पेक्ट से भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर व्यापार संतुलन कितना है, हम उनको कितना निर्यात करते हैं, 1.24 अरब डॉलर का, और लेते कितना है, 0.44 अरब डॉलर का। तो यहाँ पर भारत क्या है, सरप्लस में है, ठीक है। फिर चाबार बंदरगाह, तो चाबार बंदरगाह का विकास भारत ईरान संपर्क और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है कि अमेरिका ने पहले इस पर छूट दी थी, 29 अक्टूबर से प्रभावी 6 महीने की छूट थी इन पे, लेकिन नई टैरिफ जब नीति आएगी तो इसमें मतलब एक थोड़ा सा दुविधा तो है। उत्तराखंड के लिए कैसे, जब जैसे बासमती राइस, तो ईरान भारत का सबसे बड़ा बासमती चावल खरीदार है और भारत ने हाल ही में 468.10 मिलियन डॉलर का बासमती निर्यात किया था, ठीक है। उत्तराखंड के से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उत्तराखंड विशेष रूप से देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, बासमती चावल का प्रमुख उत्पाद है। तो और देहरादून बासमती को क्या मिला, GI टैग भी मिला है। इससे क्या प्रभाव है, तो अगर अमेरिका के डर से ईरान को निर्यात बंद कर देना है किस चीज़ का, बासमती का, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि उत्तराखंड के किसानों को भी क्या होगी, दिक्कत होगी। फिर फार्मास्यूटिकल में तो आपको पता ही है कि जो हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार, पंतनगर, सेलाकुई है, ये फार्मा हब है, और अगर इन पर भी टैरिफ लगता है तो हम क्या, मतलब अगर हम पर इस पर भी अतिरिक्त टैरिफ लग जाता है तो फिर यहाँ पर भी दिक्कत होगी, उत्तराखंड को भी दिक्कत होगी इससे, ठीक है। ये चौथा MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंध क्या है, तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे इसमें 4 पिलर बताए गए हैं। सबसे पहले है रक्षा और सुरक्षा साझेदारी, तो इसमें क्या हुआ है कि पनडुब्बी सौदा हुआ है, इसमें मतलब ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करी गई है, ठीक है। और ये क्या करेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। फिर हिंद महासागर क्षेत्र, तो इसमें क्वाड की भी थोड़ा सा बात हुई है, लेकिन क्वाड अभी इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि लगातार उसको क्या हो रहा है, पीछे के लिए पुश मिल रहा है अमेरिका की वजह से, ठीक। तो ये है। फिर प्रवासन और जनसंख्या, तो कल हमने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वीज़ा की बात करी थी, है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ट्रांजिट वीज़ा की भी बात करी थी। फिर जनसांख्यिकीय लाभांश, तो इसमें क्या कहा गया कि जर्मनी में क्या हो रही है, आबादी लगातार घट रही है। मतलब कौन सी आबादी, जो हमारी यूथ वाली आबादी, और भारत में आबादी लगातार बढ़ रही है। तो जो भारत की आबादी है वो क्या करेगी कि जो अगर स्किल्ड फोर्स होगा, है ना, जो हमारा स्किल्ड फोर्स होगा, जैसे नर्स वाले ये हो गई, ये वाला सिस्टम हो गया, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से वहाँ पर जाएगा। तो जो हमारा लेबर, स्किल्ड लेबर है, वो भी निर्यात का एक बड़ा अवसर है उसके लिए भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कूटनीतिक बदलाव भी है यहाँ पर। तो इंडिया ऑन फोकस, तो इन्होंने क्या करा था, 2024 में एक क्या निकाला था, एक पत्रिका निकाली थी, फोकस ऑन इंडिया, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि चीन पर निर्भरता को कम करना, ठीक है, और भारत की ओर देखना। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का क्या है, एक उदाहरण है। ये बहुत देश कर रहे हैं, ये खाली यही नहीं कर रहे हैं, ये जैसे ब्रिटेन वाले कर रहे हैं, ताइवान तो कर चलो है ही, जैसे जापान हो गया, तो ये बहुत सारे देश कर रहे हैं, ठीक है। और यूरोपियन कंट्री तो खास पर ये कर रही है, जैसे फ्रांस भी है इसमें से एक शामिल। फिर भारत और व्यापार और अर्थव्यवस्था, तो भारत जर्मनी व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर का है, जो चीन के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, तो और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ब्रिक्स अब ये आ गया, क्योंकि 2026 में भारत क्या करेगा, ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, और भारत अब 4th टाइम वाला देश बन जाएगा जो चौथी बार भी क्या करेगा, ब्रिक्स की सदस्य करेगा। पहले 2012 में कर चुका है, 16 में कर चुका है, 21 में कर चुका है, और अब 2026 में करेगा, ठीक है। इसमें प्राथमिकता क्या है, लचीलापन है, नवाचार है, सहयोग है, स्थिरता है। ये तो ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरी न्यूज़, ठीक है। नया लोगो और नया नाम, देखो मेरे को अच्छे से याद है कि 2024 में जब G20 समिट हो रहा था, तो UPPCS का एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तो उसके वहाँ पर आया था एक क्वेश्चन, और वो सीधे सीधे लोगों से रिलेटेड था। अब मुझे 100% पता है कि अगर आप या तो उत्तराखंड PCS दे रहे हो, ठीक है, या फिर यूपी का दे रहे हूँ, या UPSC क्यों ना दे रहे हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक। प्रतीक क्या है, कमल भारत की संस्कृति, विरासत, मजबूती और संतुलन का प्रतीक है, ठीक है। पंखुड़ियाँ क्या बताती है, तो ब्रिक्स के अलग अलग देशों के झंडे को दर्शाती है ये, ठीक। तो ये सारी चीज़ें वैसे याद होनी चाहिए। केंद्र में क्या है, नमस्ते का चिन्ह है, ये आप देख सकते हैं, नमस्ते का चिन्ह है, जो सम्मान और साझेदारी को क्या करता है, दर्शाता है। फिर आर्ट एंड कल्चर में इसे क्या, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में भी आप इसका क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स का वैश्विक महत्व, देखो एक क्वेश्चन UPPCS में ही आया था शायद पिछली बार, जिसमें ये डेटा से रिलेटेड एक क्या था,
स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, तो अब ऐसे क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। ठीक है, इसमें जनसंख्या क्या है, दुनिया की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ब्रिक्स करता है। जीडीपी में इसका कितना है, 40% की हिस्सेदारी है, और वैश्विक व्यापार में कितना है, 26% की हिस्सेदारी है। फिर भू राजनीतिक महत्व क्या है, तो ब्रिक्स मुद्रा, ठीक है, इसकी स्थानीय मुद्रा है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, इसे डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर संतुलन क्या है, एक तरफ भारत ब्रिक्स का नेतृत्व कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर और मार्को रूबियो यूएसए के बीच महत्वपूर्ण खनिजों परमाणु ऊर्जा पर चर्चा की बात कही गई। मतलब वो जो क्या था, ये कटआउट था, किसका, न्यूज़ का था, जो आर्टिकल था उसमें था ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टी अलाइनमेंट की बात करी गई थी कि कैसे भारत लगातार क्या कर रहा है, मल्टी अलाइन की ओर बात कर रहा है, एक तरफ ब्रिक्स से, एक तरफ यूएसए से बात कर रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर आज ऑर्गेनाइजेशन में सभी ऑर्गेनाइजेशन हमने कर लिए, लास्ट ये बची है, आज इसको भी कर देते हैं। आईबीआरडी, आईबीआरडी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन से ये अस्तित्व में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और अभी इसमें कितने देश है, तो 189 देश हैं। अजय बंगा इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो अभी विश्व बैंक के भी क्या हैं, अध्यक्ष हैं। फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो आईबीआरडी की स्थापना मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी। अब इसका कुछ फोकस और हो चुका है, क्या हो चुका है, गरीबी कम करना, सतत विकास, वित्तीय सहायता। और इसमें देखो एक महत्वपूर्ण नोट ये है, ठीक है, इसको स्टार कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आईबीआरडी केवल सरकारों को ऋण देता है, निजी कंपनियों को नहीं देता ये ऋण। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आईबीआरडी और विश्व बैंक में क्या अंतर है, तो अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक को एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा तकनीकी अंतर है। जैसे वर्ल्ड बैंक में क्या है, आईबीआरडी प्लस आईडीए है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने संस्थाएं हैं, 5 ही हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी। तो इसका सदस्य भारत नहीं है, ठीक है, सदस्य नहीं है भारत इसका सदस्य नहीं, किसका, आईसीएसआईडी का, लेकिन बाकी चारों को क्या है, भारत सदस्य है। आईबीआरडी विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो मध्यम आय वाले विकासशील देशों को लोन देता है, जबकि आईडीए बहुत गरीब देशों को ब्याज मुक्त लोन देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आईबीआरडी कैसे काम करता है, तो यह दुनिया के वित्तीय बाजारों में पैसा जुटाता है। इसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है, AAA है, जिससे इसे कम ब्याज का पैसा मिल जाता है, और फिर यह पैसा विकासशील देशों को उनकी विकास परियोजनाओं के लिए थोड़ा कम ब्याज पर उधार देता है ये, ठीक है। भारत और आईबीआरडी, तो भारत आईबीआरडी का एक संस्थापक सदस्य है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक। सबसे बड़ा ऋणी भी है भारत इसका। आईबीआरडी से लोन लेने वाले सबसे बड़े देशों में से कौन है, भारत एक है। परियोजनाएं भारत में रेलवे हो, राजमार्ग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आईबीआरडी इसकी मतलब आईबीआरडी से खूब हमने लोन लिया है। उत्तराखंड के संदर्भ में जैसे डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट हो गए, जल आपूर्ति और हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स हो गए, यहाँ पर आईबीआरडी ने समय समय पर फंडिंग करी है। आज मैपिंग न्यूज़ में देखेंगे हम टर्की को। तो टर्की देखो क्यों इंपॉर्टेंट था, 2024 में जब यहाँ पर भूकंप आया था तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, एक उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था। करंट में क्यों इंपॉर्टेंट है कि COP31 कहाँ पर होने की संभावना है, तो टर्की में होने की संभावना है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्यों था कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, ठीक है, तो काला सागर अनाज समझौता, तो इसी के रास्ते से क्या होता था, यहाँ पर आता था ये अनाज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखो भौगोलिक स्थिति ये है कि तुर्की एक परामहाद्वीपीय देश है जिसका विस्तार एशिया में 97% और यूरोप में 3% दोनों महाद्वीपों में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। अब इसका पूरा नया नाम क्या हो गया, तुर्की हो गया। इसकी राजधानी कहाँ है, अंकारा है। सबसे बड़ा शहर क्या है इसमें, इस्तांबुल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ जल डमरू मध्य, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट ये है, ठीक है। ये कौन से 2 सागरों को जोड़ता है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है कौन, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हम यूक्रेन पढ़ चुके थे, ठीक है, पर रिवीजन कर लेते हैं। फिर डार्डेनेल्स जल संधि यहाँ पर है, जो किसको जोड़ती है, एजेंसी और किसको, मरमरा सी को जोड़ती है। तो ये डार्डेनेल्स जल संधि हो गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर किस से घिरा है, देखो उत्तर में ब्लैक सी से घिरा है, पश्चिम में एजियन सी से घिरा हुआ है, दक्षिण में मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। पश्चिम के देश क्या है, ग्रीस और बुल्गारिया हैं, ठीक है। पूर्व के देश क्या है, जॉर्जिया हो गया, ठीक है, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दक्षिण में क्या है, इराक और सीरिया, तो सीरिया इधर है, इराक इधर है, ये इराक, ठीक है, ये इराक यहाँ पर ये लगता है इराक, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया,
ठीक। फिर यहाँ पर कुछ झीलें भी, जैसे वॉन झील, तो ये वॉन झील है, ये सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। लवणता इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा है। फिर माउंट अरारत, तो माउंट अरारत यहाँ पर है, ठीक है। ये तुर्की की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार, ये बीच में है, ये अनातोलिया का पठार है। फिर थ्रेस, ये कहाँ पर, यूरोपीय भाग को थ्रेस कहते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने ये मैप इन न्यूज़ में किसको भी देख लिया, टर्की को भी देख लिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा लेट से आ रही है